अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों, इंग्लिश ग्रामर का हम लोग आज एक पेपर सॉल्व करेंगे। 2024 का पेपर है, मतलब हाल ही में पूछा गया है। पेपर सेकंड का है, तो पेपर फर्स्ट और सेकंड कुछ नहीं, एक जैसे ही पेपर आता है दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को हल्का फुल्का फर्क आता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। कंटिन्यूअसली मैं सारे पेपर आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ, एक बाय एक, हर दिन एक पेपर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये थोड़ा समझते हैं हम लोग। उससे पहले जो बच्चे महाटीटी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो क्लासेस चालू है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। महाटीटी भी उर्दू मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए फिलहाल बैच नहीं है, दोनों ही तरीके से। सो पूरी तैयारी है आपको, मतलब लाइव क्लासेस विद इंटरेक्शन, रिकॉर्डेड लेक्चर, नोट्स, टेस्ट सीरीज और सारे, मतलब हर तरह से पूरी तैयारी करते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं महाराष्ट्र भर में। यहाँ पर एड्रेस है ऑफलाइन के लिए, और ऑनलाइन वाले यहाँ कॉन्टैक्ट कीजिए। उसके साथ साथ सीटेट की भी बैचेस चालू है, जो भी सीटेट करने में इंटरेस्टेड है तो उसकी भी ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस थे। मराठी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, कोई भी मीडियम की आराम से कर सकते क्लासेस। यहाँ पे भी हर तरह से सारी तैयारी की जाती है। यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल है ऑफलाइन के लिए, और ऑनलाइन के लिए नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग हमारे आज का पेपर सॉल्विंग। 36 नंबर क्वेश्चन से ले रहा हूँ, क्योंकि 5 क्वेश्चन है ना पैराग्राफ के होते हैं, तो पैराग्राफ में आपको आराम से एक दिन की टेक्निक समझाऊंगा कि कैसे पैसेज को सॉल्व करने का। हम लोग अभी सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, तो एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे पहला है चूज द सेंटेंस विच द करेक्ट आर्टिकल आर यूज। मतलब आर्टिकल पूछ रहा है आपको यहाँ पे क्या यूज किया गया। तो पहला है कि द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग एंड ओल्ड इज। देखो यहाँ पर ना पूरी कम्युनिटी के बारे में, मतलब पूरी जमात के बारे में जब रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो द लगता है, द लॉयन है ना, द ओल्ड, इसका मतलब है सारे के सारे ओल्ड लोग। द टाइगर, तो सारे के सारे टाइगर। द पठान, तो सारे के सारे पठान। द पुअर, मतलब सारे के सारे पुअर। तो ये पूरी जमात को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा यूज किया जाता द आर्टिकल। मतलब यहाँ पे ओल्ड का मतलब है द ओल्ड, मतलब सारे ओल्ड आते हैं इसमें, और ये हमेशा प्लूरल रहता, ये सिंगुलर नहीं रहता और प्लूरल रहता, और इसके लिए आर सही यूज होता है यहाँ। तो द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग्स, तो इसको प्लूरल करने की जरूरत नहीं, जैसे यंग्स करने की जरूरत नहीं, यंग ही लिखा जाता है, मतलब सिंगुलर लिखा जाता और उसके पहले द लगा दिया जाता। ऐसे में ये पूरी जमात को रिप्रेजेंट करता, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता, और ये हमेशा प्लूरल रहता, और इसके साथ आने वाला जो वर्ब रहता वो भी प्लूरल रहता हमेशा, ये याद रखो। तो यहाँ पर द ओल्ड है ना, द ओल्ड मतलब सारे ओल्ड लोग, मतलब सारे जो बुजुर्ग है वो सारे, और उसके लिए आर यूज किया जाता है। रिस्पेक्टेड बाय द यंग, ये भी सही है, उसमें कोई गलती नहीं। इसके साथ एन बिल्कुल नहीं आता, एन का मतलब होता है सिंगल पर्सन, और यहाँ किसी एक ओल्ड इंसान की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पूरी जमात की बात हो रही। आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पूरे जो ओल्ड है वो रिस्पेक्ट किए जाते हैं जवानों से, तो ऐसा उसका मतलब है, मतलब पूरी क्लास की बात हो रही, पूरी जमात की बात हो रही। यहाँ पर कोई एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही कि वहां पर एन या ए लिखे, इसलिए ये गलत हो गया यहाँ पर। दूसरा कि यहाँ लिखे ओल्ड आर, यहाँ पर एक ओल्ड लिखा हुआ है, मतलब सिंगुलर है, दो लिखा है इसके पीछे, और यहाँ आर रुका, ये गलत हो गया। अगर यहाँ पर दो लगता तो ये सही हो जाता, एक सिंगल के आर यूज किया गया, ये गलत हो गया। उसके बाद में द ओल्ड इज, तो यहाँ इज नहीं आना चाहिए था, यहाँ आर आना चाहिए, तो इसलिए ये भी गलत हो गया, और इसका करेक्ट आंसर रहेगा पहला वाला। जब भी द ओल्ड या फिर द टाइगर, द पठान, द पुअर, तो ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। द रीच, सारे रीच आ जाते हैं इसमें, तो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये प्लूरल टर्म्स रहती है, और इसके साथ का वर्ब भी प्लूरल रहता, तो इसलिए यहाँ पर आर यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए आंसर रहेगा इसका पहला वाला। दूसरा, प्रीपोजिशन यूज करने के लिए बोल रहा है आपको कि कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर सही है, अप्रोप्रिएट है। चलिए के लिए डोंट साइड डैश दोज हु एक्ट कॉन्ट्ररी डैश नेशनल इंटरेस्ट, तो यहाँ पर आएगा डोंट साइड विथ, यहाँ पर आएगा विथ, उनके साथ, साइड मत लो, उनके साइड मत लो। तो यहाँ पर आपको विथ के साथ ये ऑप्शन गया, ये भी गया, ये भी गया, मतलब ये पहला वाला ही विथ आएगा, तो यहाँ पर अपना आंसर ही आ गया। फिर भी क्रॉस चेक कर, डोंट साइड विथ दोज हु एक्ट कॉन्ट्ररी, तो यहाँ पर बहुत सारों को लगेगा कि अगेंस्ट आता हूँ मैं, यहाँ पे अगेंस्ट, अगेंस्ट नहीं आता, कॉन्ट्ररी का मतलब ही अगेंस्ट होता है, मतलब कॉन्ट्ररी और अगेंस्ट ये दोनों एक ही मतलब के हैं, एक ही चीज दिखाने के लिए से दो अल्फाज यूज नहीं किए जाते, तो दोनों में से कोई एक यूज करना था, एक तो ये, तो यहाँ पे कॉन्ट्ररी ऑलरेडी लिखा है, तो अगेंस्ट तो लिखने का सवाल ही नहीं होता है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा टू, ये कॉन्ट्ररी, तो किसके कॉन्ट्ररी है, नेशनल इंटरेस्ट के, तो उधर इंडिकेट करने के लिए टू लिखा जाता, किससे, उसके, तो वहां पे टू लिखा जाता। टू ना हमेशा किसी की तरफ डायरेक्ट करता, ऐसा उसकी तरफ इशारा करता क्या, हाँ उनसे या उनको, इस तरह का, तो डायरेक्ट, तो किनके तरफ, नेशनल इंटरेस्ट के कॉन्ट्ररी का, इसलिए टू आएगा वहां पर। और ऐसे केस में आंसर आएगा आपका ये वाला। चूज वर्ड नियरेस्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड, तो यहाँ पर नियरेस्ट मतलब होता है कि सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द, उसका ही मतलब का शब्द हमको ढूंढना है ऊपर। तो यहाँ लिखे ऑस्टेंसिबल, ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है अपीयरेंट, अपीयरेंट। ऑस्टेंट का मतलब होता है कि मतलब कोई चीज ऊपर ऊपर से नजर आ,
अपीयरेंट होना मतलब ऊपर ऊपर से सही नजर आना, इस तरह का मतलब भी होता है आपका, इसलिए उसका नियरेस्ट मीनिंग ये होगा। और हिडन मतलब छुपा हुआ, और सीक्रेट भी आपको मालूम है छुपा हुआ, इसका मतलब होता है सीक्रेट। ये इसका आंसर करेंगे अपीयरेंट। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता ऊपर ऊपर से जाहिर होना, अपीयर होना ऊपर ऊपर से। अब वो लगना ऊपर ऊपर से कि वो सही है, अब वो सही है गलत है वो बात की बात है, पर ऊपर जाहिरी तौर पर ऊपर ऊपर से, तो उसको बोलते हैं ऑस्टेंसिबल। उसके लिए अपीयरेंट बोल के ये उसका नियरेस्ट मीनिंग बराबर है। उसके पास भी यहाँ पूछ रहा है कि अपोजिट मीनिंग, अपोजिट पूछा है तो यहाँ निकले एग्जस्परेट। एग्जस्परेट का मतलब होता है कि किसी को तकलीफ देना, एग्जस्परेट करना, सताना, तकलीफ देना। उसका समानार्थी शब्द होता है एनॉय, किसी को एनॉय करना। बट हमको पूछा है अगेन, अगेंस्ट पूछा है तो एग्जस्परेट का अगेंस्ट होता है प्लीज। प्लीज मतलब किसी को प्लेजर देना, किसी को मतलब खुशी देना, प्लेजर देना, सताना नहीं। या फिर किसी को अपनी वजह से परेशान नहीं होने देना, उसको बोलते प्लीज। तो ये उसका अपोजिट हो गया और ये आंसर है। ये वाला उसका समानार्थी एनॉय करना, तकलीफ देना। बी लिटल मतलब किसी को कम समझना, कमजोर समझना, उसका मतलब होता है बी लिटल, मतलब छोटा समझना किसी को। अब छोटा हाइट की कंसेप्ट, हाइट के कंटेक्स्ट में बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ पर अहमियत के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। तो किसी को छोटा समझना, कम समझना। तरनिश का मतलब होता है कोई चीज धुंधली होना, धुंधली होना, धुंधली होना, कमजोर पड़ना, कम होना। इस सेंस में इसका इस्तेमाल किया था तरनिश। धुंधली होना यानी कि कमजोर होना, कम पड़ना, कोई भी चीज धीरे धीरे कमजोर होना, उसको बोलते हैं तरनिश होना। इसलिए आंसर करेगा ये वाला। यहाँ पर अगला जो सेंटेंस आपको पूछ रहा, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट पासिव फॉर्म। पासिव वाइज पूछा है यहाँ पे आपको वर्ब का, तो यहाँ लिखे ले ही डैश रिटन अ टेस्ट बिफोर ही वाज अपॉइंटेड। देखो यहाँ पर ये याद रखिए कि यहाँ पर ना ये बिफोर और आफ्टर की केस समझा देता मैं आपको। देखिए कि यहाँ पर ना अगर बिफोर यूज किया है यहाँ पर बिफोर, और बिफोर से पहले एक सेंटेंस रहेगा ऐसा यहाँ पर, और ये बिफोर का इस्तेमाल होगा कंजक्शन की तरह। तो ये बिफोर क्या है, कंजक्शन की तरह इस्तेमाल होगा। या फिर इसमें एक आफ्टर का केस भी है, आफ्टर, आफ्टर के बाद एक सेंटेंस रहेगा ऐसा, और इसके पहले एक सेंटेंस रहेगा। तो ऐसे दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए बिफोर आफ्टर का एज अ कंजक्शन की तरह इस्तेमाल होता। तो याद रखना बिफोर से पहले क्या करना है आपको, वर्ब का मतलब यहाँ सब्जेक्ट रहेगा, और यहाँ पर वर्ब का मतलब परफेक्ट पास्ट टेंस रहेगा, हैड बी थ्री देखना है आपको हमेशा। बिफोर से पहले परफेक्ट टेंस देखना है यहाँ पे, परफेक्ट पास्ट टेंस। हाँ, बिफोर से पहले परफेक्ट पास्ट टेंस, तो आफ्टर के बाद परफेक्ट पास्ट टेंस। यहाँ पे एक सब्जेक्ट रहेगा और यहाँ पर रहेगा आपका हैड बी थ्री, मतलब आफ्टर के बाद परफेक्ट पास्ट टेंस चेक करना हमेशा। इसको ऐसे ही याद रखना दोनों के केसेस में, पहले और बाद में। तो पहले परफेक्ट टेंस और आफ्टर के बाद में, क्योंकि बिफोर का मतलब ये होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो बिफोर से पहले परफेक्ट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस, और आफ्टर के बाद परफेक्ट पास्ट टेंस, ये चेक करना। तो इधर वाले में क्या रहता है, यहाँ पर हमेशा ट्रिपल पास्ट टेंस देगा। इसको दोनों के एक साथ में याद करना, सिर्फ परफेक्ट टेंस की तरह आता याद रखना, सामने वाला ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपके। तो परफेक्ट से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, ये याद रखना। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि देखिए यहाँ पर बिफोर से पहले हमको क्या चाहिए, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस चाहिए, बट उसका भी पैसिव वॉइस फॉर्म चाहिए। पैसिव वॉइस फॉर्म कैसा रहता है, हम लोग ये हैड वी थ्री रहेगा, हैड वी थ्री, हैड वी थ्री वर्ब का तीसरा फॉर्म। इसको पैसिव वॉइस कैसे करते हैं, सिर्फ बिन लगा देते बीच, सिर्फ क्या करते हैं, हैड के बीच में बिन लगा देते, बिन वी थ्री जैसा क्या वैसा रहता। हमको ये ढूंढना है सिर्फ ऑप्शन में से। तो हैड बिन गिवन यहाँ पे आ गया ये वाला, यहाँ पर हैज बिन गिवन नहीं आना चाहिए, पास्ट टेंस चाहिए हमको हर हाल में, क्योंकि यहाँ पे भी V2 है और ये भी गया, तो इसलिए आंसर ही आ गया हमारा ये वाला। अगला सेंटेंस यहाँ पे, ये जो मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ ना, इसकी PDF में आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। जो यहाँ मैं मार्किंग कर रहा हूँ या जो चीजें बता रहा हूँ आपको, वो टेलीग्राम पे आप ये एज इट इज इसकी PDF जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, इसकी PDF वहां से ले लेना। ये जो भी मार्किंग है, जो भी मैं कराता हूँ ना, तो वो आपको वहाँ देखने को मिलेगी। तो टेलीग्राम की लिंक भी मैं डालूंगा ग्रुप में, इसमें डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम पे इसकी PDF डालूंगा, तो वहां जाके ये PDF ले लेना आप। अगला सवाल है यहाँ पर, देखो इफ क्लॉज का है। इफ क्लॉज का तो थोड़ा ये भी क्लियर कर देता मैं यहाँ साथ में। देखिए जब भी इफ क्लॉज के साथ में आपको पूछूंगा, इफ यूज करेगा ये कंजक्शन की तरफ, और इसके बाद एक सेंटेंस जोड़ूंगा और इसके बाद एक सेंटेंस जोड़ूंगा। तो ऐसे केसेस में क्या करेगा, तो यहाँ पर क्या था, अगर यहाँ पे V1 है, मतलब इसको ऐसे लिखते, अगर इफ क्लॉज में एक सब्जेक्ट रहेगा और यहाँ पर V1 या फिर V5 यूज करा, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे ऐसा रहा तो दूसरे वाले सेंटेंस में कैसा रहेगा, यहाँ पर ऐसा एक सब्जेक्ट रहेगा और यहाँ पर आपको एक तो शल या विल, कैन या में इनमें से कोई एक आएगा और V1 आएगा हमेशा। अगर आप यहाँ पर इस पे यहाँ पर इफ के साथ में
इफ के साथ में सब्जेक्ट, और यहाँ पर अगर पास्ट टेंस कर देंगे इसका ऐसा, मतलब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस कर देंगे, ठीक है, तो बाद में वाले सेंटेंस में क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर इनका सबके पास फॉर्म चेंज हो जाएगी। शाल का हो जाएगा शुड, विल का हो जाएगा वुड, कैन का हो जाएगा कुड, और मे का हो जाएगा माइट्स। और यहाँ पे भी बना ऐसा, ये वाला यहाँ पर भी वही कैसे। अब यहाँ पे इफ वाला क्लॉज है ये वाला, तो इफ के साथ है ना V2 यूज किया है सिंपल पास्ट टेंस, तो आने वाले जो सेंटेंस रहेगा, आने वाला जो पीछे लिखा है उसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट के साथ में आई के साथ में यहाँ पर पास्ट फॉर्म, बी का पास्ट फॉर्म क्या रहेगा वुड, जहाँ पर वुड और B1, तो यहाँ पर वुड B1 रहेगा, वो समझ लो हमारा आंसर रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे विल है गया, यहाँ पर हैड है गया, यहाँ पर वुड B1 है ये आ गया, और ये वाज ये भी गया। इसलिए बहुत क्लियर ये आंसर है। मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसको ये टाइम लग रहा है इसको, वरना 10 सेकंड में इसके आंसर आते हैं, बहुत देते 10 सेकंड में, ठीक है। यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन, मतलब इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछ रहा, आप डायरेक्ट स्पीच पूछ रहा कौन सा, तो यहाँ पर एक डायरेक्ट दिया है, इसको इनडायरेक्ट करना है हमको। द ओल्ड मैन सेड टू हिम इज योर फादर्स नेम मनोज, मतलब एक बूढ़े इंसान ने, द ओल्ड मैन सेड टू हिम इज योर फादर्स नेम मनोज। अब यहाँ पे ये जो है ना, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवालिया जुमला, प्रश्नार्थक वाक्य है। प्रश्नार्थक वाक्य में जो कंडीशन रहता है वो क्या रहता है, हमेशा आस्क रहता, आस्क या इंक्वायरी, इंक्योर। तो यहाँ पे टोल्ड आ गया, यहाँ पर ये वाला इंक्वायर ठीक है, आस्क ठीक है, दोनों कंडीशन चलते हैं यहाँ पे। और ये वर्बल क्वेश्चन है, तो इसलिए कंडीशन क्या कहा, इफ या वेदर, तो यहाँ ये तो गया वैसे ही, यहाँ पे वेदर है, यहाँ पे भी वेदर, ठीक है। अब ये वाले सेंटेंस को हमको नॉर्मल सेंटेंस करना होता है, उसको वर्बल क्वेश्चन से नॉर्मल बनाना रहता है, और उसका टेंस भी चेंज करना होता है। तो कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपको जो भी रिपोर्टिंग स्पीच में पूछेगा, समझे मान लेते हैं यहाँ पे एस सेड टू बी, ठीक है। अब यहाँ ए सेड टू बी और इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा रहता है पूरा का पूरा। तो अब जब हम उसको इनडायरेक्ट करते हैं तो हमको क्या करना रहता है, ये कंजक्शन डिसाइड करना रहता है कि क्या है यहाँ पर जो भी रहेगा, ठीक है। कंजक्शन डिसाइड होने, सॉरी, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब डिसाइड करना रहता है कि क्या आने वाला है। दूसरा यहाँ पे हमारे लिए जरूरी रहता है कंजक्शन क्या है वो देखना, और उसके बाद में ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, तो इसमें क्या करना रहता है हमको, सेड, ये पास्ट टेंस है ना, ये पास्ट टेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पास्ट टेंस कन्वर्ट करना रहता है, इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ जो भी टेंस दिया उसका पास्ट कन्वर्ट करना रहता है हमको, और उसको नॉर्मल सेंटेंस करना पड़ता है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको नॉर्मल सेंटेंस यानी असर्टिव करना होता है, प्लस इसको हमको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना रहता है हमेशा। तो ये दो चीजें इसके साथ करना पड़ती। अभी हमने देखा कि ये वाला जो था तो इंट्रोगेटिव था, सवाल जुमला था, इसलिए हमने यहाँ पे आस्क कंजक्शन देखे, और ये सोनो टाइप था तो इसलिए वेदर कंजक्शन आता है, इसके लिए ये भी सही है। तो ये एक चीज कंफर्म थी और एक ये थी, बट यहाँ पर उसने क्या किया कि इनकोर भी यूज किया, तो मतलब सवाल पूछने के लिए ये भी यूज किया जाता है, इनकोर भी किया जाता है और आस्क, ज्यादातर आस्क ही यूज किया जाता है, बट यहाँ पे दोनों पूछा है उसे, ठीक है। तो वेदर कंजक्शन ठीक है और ये भी ठीक है। अब यहाँ से हमको नॉर्मल करना रहता सेंटेंस को, तो यहाँ पर हिज फादर नेम वाज मनोज और हिज फादर नेम वाज मनोज, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट एक जैसे ही है, तो मतलब दोनों ही सही है वो स्टेटमेंट। अब मैं उसको डिटेल और एलोबरेट करूंगा ना तो बहुत लंबा टाइम जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसको मैं स्पेशल लेक्चर में समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, उसको ये इज था, यहाँ पर इज था, तो इसको वाज करना था हमको क्योंकि टेंस चेंज करना था, और ये वर्बल क्वेश्चन था तो इसको नॉर्मल सेंटेंस बनाना था। तो यहाँ पे हिज फादर नेम वाज करने मनोज और हिज फादर नेम वाज मनोज, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए बी और सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग द फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है पहचानना है। ओ ग्रेव, वेयर इज द विक्ट्री, ग्रेव, ग्रेव मतलब कबर को बोलते हैं, वेयर इज द विक्ट्री, तो वो क्या कर रहा है कि कबर से बात कर रहा है कि कहाँ है, जीत किधर है, दूसरा उसको। तो ऐसे में इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफ का मतलब क्या है कि मतलब जो चीज हमारे सामने नहीं है उसको सामने समझकर उससे बात करना, या फिर ऐसी चीजें जो हमको सुन नहीं सकती, हमको देख नहीं सकती, उसको ऐसे जाहिर करके बात करना कि जैसे वो हमें सुन रही है और हमें देख रही है, मतलब इंसान की तरह वहाँ मौजूद है और उसे हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तो ऐसे में एपोस्ट्रोफ होता। एपोस्ट्रोफ में क्या होता कि हम लोग ना ऐसी चीज मतलब जो बेजान चीज है ना, जो मतलब बेजान है, जिसमें सेंस नहीं है, मतलब ये एक हम हो गए, हम क्या करते हैं ऐसी बेजान चीज थे। अब बेजान चीज को मतलब नॉन लिविंग चीज को बोलेंगे, नॉन लिविंग कोई बेजान चीज है उससे हम ऐसे बात करते हैं जैसे वो हमें सुन रही है या सुन रहा है, तो वो जो बेजान चीज है वो हमें सुन रही है, ऐसे हम लोग उससे बात करते हैं। तो यहाँ पर खबर से बात की जा रही है, ओ ग्रेव वेयर इज विक्ट्री, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा एपोस्ट्रोफ।
पर्सोनिफिकेशन क्या रहता कि कोई बेजान चीज में हम जान डाल देते, ऐसे काम कराते उससे जैसे वो उसमें जान हो, वो उसे ऐसे कुछ हरकतें कराते जैसे जानदार चीजें करती हो, बोलते पर्सोनिफिकेशन। मतलब कोई बेजान चीज है उसमें हम जान फूंक देते, उसको जान डाल देते और इंसानों जैसी हरकतें कराते, मतलब उसको इंसान बना देते कोई बेजान चीज को, उसको बोलते पर्सोनिफिकेशन, है ना। जैसे राइटर बोलता कि है ना, चांद कैसे मुस्कुरा रहा है मेरी तरफ देखिए, तो एक्चुअल में चांद मुस्कुराता नहीं, हमने उसमें इंसान जैसी खूबी डाल दी है और उसको बोले कि चांद मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है, तो मतलब क्या होगा, पर्सोनाइज किया हमने उसको, तो पर्सोनिफिकेशन करे, मतलब उसको इंसान बनाए, शख्सियत बना दी उसको। जबकि चांद क्या है, बेजान चीज है। वैसे ही बारिश गिरती तो हम क्या बोलते हैं, क्या बारिश खिड़की के बाहर डांस कर रही है इसको, तो एक्चुअल में बारिश का डांस करने का काम बारिश की, मतलब बारिश नहीं करती, डांस करते कौन, इंसान। और इंसान की खुसूसियात हम क्या करते, इंसान की कैरेक्टरिस्टिक हम क्या करते उस बारिश में डाल देते, और ऐसा मानते कि वो इंसानों जैसी हरकतें करते, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बारिश को पर्सोनिफाइज करे, पर्सोनाइज कर रहे हैं, मतलब उसको पर्सन बना रहे, इंसान बना रहे, तो जब होता है पर्सोनिफिकेशन। बट यहाँ पर ना ये कबर से बात कर रहा, उसको इंसानों जैसी हरकतें करने नहीं लगा रहा, उससे बात कर रहा, मतलब वो ऐसे सुन रही है उसको, इसलिए एपोस्ट्रोफ है और पर्सोनिफिकेशन नहीं है। यूफोनिज्म मतलब अच्छी बात करना, मीठा मीठा बात करना, तारीफ करना, मीठी बात करना, उसको बोलते पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है फिर, ये एपोस्ट्रोफ। अगला है यहाँ पर आपको एरर पहचानना है कि कौन से पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर he is well up these day despite having ill health, no error। इसमें जो एरर है वो है he is well off रहता, वेल ऑफ रहता, वेल ऑफ मतलब अमीर लोगों को बोलते हैं, वेल अप नहीं आता, इसलिए ए में एरर है। बाकी इधर चेक कर लीजिए, these days despite having ill health, नहीं, वेल ऑफ का मतलब he is well off these days despite having ill health, मतलब ये वेल ऑफ का मतलब होता है वेल्दी और हेल्दी, मतलब ये वेल्दी, वेल ऑफ, वेल ऑफ का मतलब होता है हेल्दी, हेल्दी हेल्दी, ठीक है, मतलब ठीक ठाक, तंदुरुस्त, इसलिए इसका ये आंसर है। क्लॉज के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा क्लॉज है नीचे, यानी कि वी कम हेयर दैट वी मे स्टडी, मतलब हम आए इसलिए ताकि हम पढ़ाई कर सके, तो यहाँ पे आने हमारा क्या था, पर्पस था, पर्पस, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस बोलेंगे, ये वाला एडवर्ब, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस बोलते हैं, मतलब ये एडवर्ब क्लोज है, क्लाउज होता है, एडवर्ब क्लाउज है, बट पर्पस जाहिर करता है ना, वी कम हेयर, हम आए इसलिए ताकि पढ़ सके, तो आने का मकसद हमारा क्या, पढ़ाई करना है, पर्पस है हमारा, हमको पढ़ाई करना है, इससे आंसर है। एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस नहीं है, एडवर्ब क्लोज कब होता था, जब मैं यहाँ पर ऐसा लिखता था, जिसे भी लिखता था वी कम हेयर, वी कम टू पुणे, वेयर वी कैन स्टडी, वेयर वी कैन स्टडी है ना, मैं लिखता रही आगे का समझो, वेयर वी कैन स्टडी, तो मतलब कायम वेयर, ये किसके बारे में बात कर रहा है, वेयर, ये पूरा क्लॉज इसके बारे में बोल रहा, कहाँ स्टडी कर सकते थे, पुणे में, तो ये नाउन है और उसकी ये जगह बता रहा, ये कौन सा क्लॉज हो जाता था फिर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस होता था, ये वाला, जो कि नहीं है, और सपोजिशन भी नहीं है, और एडवर्ब क्लॉज ऑफ काउज ये भी नहीं है, मतलब ये सीधा सीधा इसका आंसर। क्लॉज है ना, महाटीडी में 1 नंबर के लिए हमेशा पूछना, पेपर फर्स्ट सेकंड और बहुत बच्चों को बहुत डिफिकल्ट जाता है, बहुत सिंपल है, मैं डिटेल ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा ना तो लंबा लेक्चर हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको वो कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, डिटेल में टॉपिक वाइज बताऊंगा आपको। क्वेश्चन टैग पूछा आपको यहाँ पे, क्वेश्चन टैग करना है, एवरीथिंग इज फाइन, जब यहाँ पे एवरीथिंग है ना तो इसका इट इज नॉट, ऐसा इसका आता, इट इज नॉट, या फिर इजंट, सॉरी इजंट, इज नॉट इज, मतलब ये है इसका। अगर यहाँ पर एवरीवन आता ना, एवरीवन तो फिर यहाँ पे अलग आता आंसर, तो यहाँ पर आता आर, आरंट, आर नॉट, दे, ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन आते, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आते, इनका टैग थोड़ा अलग आता, नॉर्मली जैसा आता वैसा नहीं आता, थोड़ा अलग आता, तो उसको ध्यान देना पड़ता, खास तौर पे ध्यान देना पड़ता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो। अब यहाँ पर ये थिंग है, मतलब कोई चीज है, इसलिए इसको सिंगुलर कंसीडर कर रहे हैं। अगर यहाँ पर एवरीवन आता, एवरीवन, तो ये प्लूरल में चल जाता, मतलब आर नॉट दे हो जाता, तो याद रखना इसके लिए आंसर ये रहेगा, इज नॉट इट, इजंट इट, ये वाला, ठीक है। मिस स्पेल पूछा यहाँ पे, मिस स्पेल कौन सा है, तो मिस स्पेल यहाँ पे है एस्टेरिस्क, ऑडियंस
बराबर है, ऑलमाइटी बराबर दिख रहा। एक्रू ऐसा आता है, एक्रू डबल सी आता, एक्रू एक्रू मतलब जमा करना, समेटना, जमा करना, बोलते एक्रू, इसलिए मिस स्पेल तो यही दिख रहा मुझे। उसके बाद में यहाँ पूछ रहा हूँ कि एक्सप्रेशन अंडरलाइन फ्रेज, अंडरलाइन फ्रेज का मतलब पूछा क्या है, यहाँ लिखेगा आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब होता है पूरी तरह से, पूरी तरह से, कंप्लीटली। क्या क्या ही इज आउट टू आई, सॉरी, ही इज आउट टू आउट और रिएक्शनरी, ही इज आउट एंड आउट और रिएक्शनरी। आउट एंड आउट का मतलब होता कंप्लीटली, पूरी तरह से। तो डेडली अगेंस्ट बिल्कुल गलत, इन फेवर ऑफ नहीं। तो हाँ, थ्रो बराबर है, थ्रो मतलब पूरी तरह से, वो मतलब पूरी तरह। आउट एंड आउट का मतलब होता कंप्लीटली, पूरी तरह से, तो उसका ये थॉली, ये इसका आंसर है। यहाँ पर ये बहुत सिंपल रहता है, इसको क्या करने का मतलब मीनिंगफुल आपको अल्फाज अरेंज करना रहता है। तो क्या करने का, ये जो है ना लिखने का इसके नीचे फटाफट पेन चलाने का और दो दो पकड़ने का। तो यहाँ पे क्या है, दो है, तो 2 6, 2 6 का क्या है, 2 2 S और 6 का H, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा SH। फिर अगले दो 43 4 3, 4 का क्या है I और 3 का क्या है K, तो मैं यहाँ लिखूंगा I और K, फटाफट लिखने का। फिर बचा 1 5, तो 1 का क्या है A और 5 का R, मैं यहाँ क्या करूंगा A और R लिखूंगा फटाफट। क्या बड़ा शिकार। दूसरा ये चेक करूंगा मैं, 51 है तो मतलब 5 1, तो 5 का क्या है R और 1 का A, मतलब R A। 34 3 4 K I, और क्या बचा 2 6, 2 का S और 6 का H, मतलब SH। बन रहा कोई राकेश, राकेश तो कुछ नहीं है। उसके बाद में 5 4, 5 4 मतलब पहले 5 4 है, मतलब आ रहा है, यहाँ मैं लिखूंगा RI। उसके बाद में 31 का मतलब 3 और 1, 3 का K और 1 मतलब का KA लिखूंगा। और फिर क्या बचा हमारा 2 6, 2 का क्या है S और 6 का H, मतलब SH। एक बचा 31, K और A मतलब KA, ठीक है। 2 6, 2 का S और 6 का H, यहाँ पर SH। 4 5, 4 का I और 5 का R, I और R। कशीर, रिकाश, शिकार, मुझे तो शिकारी ठीक दिख रहा, शिकार। ये मीनिंगफुल अल्फाज दिख रहा है यहाँ पे, ये इसको फटाफट लिखना, इसकी प्रैक्टिस करना, हो जाता फटाफट। इसको थोड़ा टाइम लग जाता कभी कभी, बट इसको ना फटाफट प्रैक्टिस करना। 2 या 3 नंबर से, 2 2 नंबर की ग्रुप बना के इसको प्रैक्टिस करना, आदत डालना है इसकी। एक सवाल के लिए पूछता, खास करके पेपर सेकंड में पूछता है, इसलिए शिकार मुझे सही लग रहा है इसका। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ तो दैट द पार्ट अरेंज अकॉर्डिंगली, मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस है। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस में देखना, कभी भी सेंटेंस की शुरुआत जो होती, सेंटेंस की शुरुआत होती हमेशा नाउन से, नाउन से, और मतलब नाउन से शुरू होती, यानी कि नाउन यानी क्या, सब्जेक्ट रहता है, और सब्जेक्ट मोस्टली नाउन ही रहता। तो यहाँ पर ना नाम से शुरुआत होती कभी ना कभी, ठीक है। और अगर कभी कभी, बहुत रेयरली प्रोनाउन से होती, क्योंकि प्रोनाउंस बाद में आता, ज्यादातर नहीं होता, हमेशा नाउन से शुरुआत होती। याद रखो, मेन वर्ब से कभी भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती, इससे नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब से कभी नहीं सेंटेंस की शुरुआत होती, प्रीपोजिशन से कभी नहीं होती। मैं थोड़ा सा लिख देता, आप क्या करो, है ना, मेन वर्ब से कभी नहीं होती, वही तो सिर्फ इंपेरेटिव सेंटेंस आता है एक, जिसमें V1 रहता से, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती। उसके बाद में प्रीपोजिशन से भी कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती, ये भी क्या। उसके बाद में कंजक्शन से बहुत रेयरली शुरुआत होती, तो इससे कभी शुरुआत नहीं होती। अब बहुत सारी ट्रिक्स है इसमें, मैं डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मोटा मोटा बता रहा। सेंटेंस कभी भी इन सब से शुरू नहीं होते। किससे शुरू होते, तो नाउन से शुरू होते हैं, वहां पे नाम रहता, इसको इंट्रोड्यूस किया जाता, ठीक है, तो उससे शुरुआत होती। और दूसरी चीज आपको याद रखना है कि कोई जो 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन के अंदर में लॉजिकल कनेक्शन ढूंढना। अब वो कहीं भी हो, इसके बीच में कनेक्शन ढूंढने का, फटाफट आंसर निकालने के लिए। अब ये सेंटेंस हम पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, तो सेंटेंस की शुरुआत इससे बिल्कुल नहीं होंगी। दे हो सकती, दे से, क्योंकि प्रोनाउन है, बट ज्यादातर आमतौर पे नहीं होती, है ना। सर्वेंट्स, अब ये सर्वेंट्स इन द बिग सिटी, ठीक है, टू फाइंड प्रीपोजिशन से कभी नहीं होती। प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, अब यहाँ पर प्रॉफिटेबल प्रोफेशन लग नहीं रहा कि इससे शुरुआत होंगी। इट इज डिफिकल्ट, हो सकती, बिकॉज तो बिल्कुल नहीं होगी। तो हमारे ये मोटा मोटा पहले निकल गया ऑप्शन, इनसे तो शुरुआत नहीं हो रही है। अब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे हम लोग, तो 4 स्टार्ट में है, 2 है 4 के ऊपर, 5 नंबर तो कहीं भी नहीं है, 5 नंबर से हो सकते कहीं भी नहीं है। 7 नंबर एक ही जगह है, बट प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, ठीक है, तो ये भी नहीं, ये निकल गया हमारा ऑप्शन। ये 4 बचे, तो 4 मोस्टली लग रहा मुझे। इट इज डिफिकल्ट
इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड लॉजिकल करेक्शन बैठ गया 4 का और 2 का, 4 के बाद 6, सॉरी 4 के बाद 6 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोनों एक साथ है, ये तो लगभग गया, ये भी कट गया। अब 3 नंबर पे चेक करना है कि तीसरा कौन था बेटा। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मैन, मैन, इट इज डिफिकल्ट टू मैन इंगेज इन ऑर्डर, इन ऑर्डर, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड मैन सर्वेंट इन बिग सिटीज, 5 नंबर का ये आंसर आ गया आपका। 1 नंबर का बिल्कुल नहीं आता, इंगेज इन नहीं आता, इंगेज, क्योंकि इट इज वहां पे ऑलरेडी वर्ब आ गया ना, तो डबल वर्ब नहीं आ सकता यहाँ, एक सेंटेंस में एक वर्ब नहीं आता, तो ज्वाइन करना पड़ता, इसलिए आंसर आ गया ये वाला 5 नंबर का। अब मुझे 5 नंबर का चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एक चीज मुझे बहुत कंफर्म है, एक तो 4 नंबर 6 नंबर के बाद आ रहा, 3 नंबर पे हमको देखना था एक तो 1 नंबर या 3 नंबर 5 नंबर, तो मैंने 5 नंबर मुझे लगा सही है नहीं है, बट मुझे एक चीज कंफर्म पता थी कि 1 नहीं आता, क्योंकि वर्ब है, एक सेंटेंस में एक वर्ब आ गया तो और वर्ब नहीं आता, तो इंगेज ये वर्ब नहीं आता, तो इसलिए निकल गया, तो ये भी ऑप्शन निकल गया हमारा, इसलिए आंसर आ गया। बहुत सिंपल रहता, फटाफट समझ में आता क्या है, तो थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अंडरलाइन वर्ड क्या है पूछ रहा हो, तो यहाँ पर आप सेंटेंस पढ़ेंगे, शी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू, तो एज क्या है, कंजक्शन की तरह इस्तेमाल हुआ है ना, यहाँ पर एक ये सेंटेंस है और एक ये वाला एक सेंटेंस, बीच में एज क्या हुआ, कंजक्शन की तरह इस्तेमाल किया गया, तो इसलिए 4 आंसर है इसका। यहाँ पर पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द अंडरलाइन मॉडल ऑक्सिलरी एक्सप्रेस शुड, शुड क्या बोल के आ रहा है यहाँ पे, शुड ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल किया था शुड, बट यहाँ पे ऑब्लिगेशन तो दिख रहा नहीं, शुड ड्यूटी जो है, तो ड्यूटी मस्ट, मस्ट आता ड्यूटी के लिए, एडवाइस के लिए शुड कभी कभी आता, सजेशन के लिए नहीं आता, सजेशन के लिए मैं, सपोजिशन के लिए आता, हाँ अगर ऐसा होता, सपोजिशन शुड, इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, इफ इट सपोजिशन रेन, सपोज कर लो, मान लो रेन, तो सपोजिशन के लिए यहाँ पे, इसलिए आंसर उसका ये वाला। Which one of the following pair is not correctly matched, one was substitution, तो कौन सी पेयर करेक्टली मैच नहीं है, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एनार्की बराबर है, जहाँ गवर्नमेंट नहीं रहती वहां अनार्की आ जाती, जैसे कि अभी बांग्लादेश और नेपाल में हुआ, नेपाल की गवर्नमेंट ने सब रिजाइन दिया तो अनार्की चल रही, वहां पे लूटपाट चलती पूरी, तो जहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं रहती, कंट्रोलिंग बॉडी नहीं रहती, वहां फिर अफरा तफरी मच जाती, जैसे इसमें भी हुआ था, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल, ये सारे देशों में छोटे छोटे सब एक जैसा हुआ, अनार्की आई वहां पे। के बाद में गवर्नमेंट बाय नोबल्स, ऑटोक्रेसी नहीं बोलते, अरिस्टोक्रेसी बोलते, ऑटोनॉमी नहीं बोलते, ये गलत है, जो नोबल से गवर्नमेंट चलती है उसको बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी अभी कहाँ है अगर देखा जाए तो, अरिस्टोक्रेसी अभी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में अरिस्टोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब एक इंसान दादागिरी से चला रहा, ये बराबर है ऑटोक्रेसी, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में ऑटोक्रेसी है और बहुत सारे देशों में ऑटोक्रेसी है, यहाँ पर एक ही बेटे रहता, गद्दी संभाले छोड़ने का चाहते नहीं। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल को ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, ये बात सही है, तो ये सही है, ये सही है, ये वाला गलत है। गवर्नमेंट बाय नोबल, ऑटोनॉमी नहीं बोलते उसको, उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। ऑटोनॉमी मतलब मतलब इंडिपेंडेंटनेस, ऑटोनॉमी मतलब मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट ना उसके अंदर ही अपन अपने हिसाब से काम करते हैं, उनको ऑटोनॉमी है, उसको फ्रीडम है कि वो अपने हिसाब से फैसले लेंगे, उसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। आंसर क्या है ये वाला। द पॉपुलेशन ऑफ लंडन, करेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना यहाँ पे, पॉपुलेशन ऑफ लंडन इज ग्रेटर देन एनी सिटी इन इंडिया, द पॉपुलेशन ऑफ लंडन इज ग्रेटर देन एनी सिटी, एनी उधर आता है यहाँ, एनी कभी नहीं आता, एनी उधर आना चाहिए था, एनी उधर, इसलिए निकल गया। पॉपुलेशन ऑफ लंडन इज ग्रेटर देन एनी अदर सिटी, नहीं दैट सिटी कंपैरिजन नहीं है, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से कंपैरिजन है ना यहाँ पे, वैन बराबर एनी अदर सिटी, सिटी की बात नहीं हो रही, पॉपुलेशन की, तो सिटी की पॉपुलेशन की बात हो रही, तो यहाँ सिटी को कंपेयर कर रहा हूँ किससे, पॉपुलेशन से, जो कि गलत हो गया। द पॉपुलेशन ऑफ लंडन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी सिटी, हाँ दैट ऑफ उसकी, मतलब यहाँ पॉपुलेशन आ गया, दैट इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है पॉपुलेशन इसकी, ये सही है। द पॉपुलेशन ऑफ लंडन इज ग्रेटर देन द मोस्ट अदर, नहीं आता, छोटे ग्रुप में ये नहीं आता, ये बड़े ग्रुप है,
देखो यहाँ पर ना छोटा और बड़ा ग्रुप आपको मैं समझा दूं थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर अगर कंपेरेटिव डिग्री में अगर बड़ा ग्रुप और छोटा ग्रुप है था, जहाँ पर ऐसे मतलब इसी हाल के लिए कि राजू इज अ ग्रेटर है, राजू इज अ राजू इज द राजू इज अ ग्रेटर ग्रेटर या फिर टॉलर लिखता, टॉलर देन यहाँ पर छोटा ग्रुप है तो एनी उधर आता, एनी उधर, और यहाँ पर बड़ा ग्रुप है तो राजू मतलब एक से ज्यादा है तो राजू इज। छोटा और बड़ा ग्रुप ना पूरा डिग्री समझाना पड़ेगा आप, मतलब वो टाइम लगेगा। आप इतना समझो कि यहाँ पर ये दोनों बातें ना, ये बड़ा ग्रुप है और छोटा ग्रुप है, यहाँ पर ना सिर्फ एक इंसान की बात, मोस्ट ऑर्डर कब आता है जब ज्यादा लोगों की बात होती है, जब एक की बात होती है तब ए नहीं आता, और ज्यादा की बात होती है तो मैं नहीं आता, मैं नहीं मौत। ये बड़ा ग्रुप है, अब वो मैं समझाने जाऊँ तो बहुत लंबा चल जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री लिखना पड़ेगी, कंपैरेटिवली और पॉजिटिवली, तो 6 स्टेटमेंट लिख के समझाना पड़ेगा, आधा घंटा चल जाएगा। तो छोटा और बड़ा ग्रुप से बहुत जल्दी पहचाने जाते हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको मोटा मोटा थोड़ा समझा देता कि गलत कैसा है। देखो यहाँ पर ना एनी ऑर्डर आता, छोटे ग्रुप में हमेशा एनी ऑर्डर आता, इसलिए कट गया। अब यहाँ पे एनी ऑर्डर है ठीक है, और यहाँ पर भी एनी ऑर्डर स्थिति, और यहाँ पे मोस्ट ऑर्डर तो नहीं आता, ये तो निकल गया। और यहाँ पे दोनों में से कौन सा सही है, बीच के। तो यहाँ पर अब इसको पढ़ने के बाद में तो देखो छोटे ग्रुप में एनी ऑर्डर आता बस यही है, और यहाँ पे किसी एनी ऑर्डर स्थिति का कंपेरिजन सिटी से होता, लंदन से होता। तो यहाँ लंदन की पॉपुलेशन है, लंदन की पॉपुलेशन का कंपैरिजन दूसरी सिटी की पॉपुलेशन से होना चाहिए, दो इक्वल चीजों का कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पर जब पॉपुलेशन का कंपैरिजन है तो यहाँ पे अदर सिटी का कंपैरिजन नहीं है, वहाँ पॉपुलेशन आना चाहिए था। इसलिए मैं दैट ऑफ मतलब वहाँ की, दैट ऑफ मतलब वहाँ की एनी सिटी, तो ये ज्यादा ठीक लग रहा मुझे ये वाला, ठीक है। थोड़ा मैं आपको बता ही देता छोटा ग्रुप और बड़ा ग्रुप क्या रहता। देखो सुपरलेटिव ये डिग्री में दो तरह के ग्रुप रहते हैं, एक रहता छोटा वाला ग्रुप, जहां पर क्या रहता जैसे कि इज मतलब राजू इज, फटाफट लिख देता राजू इज, या फिर टॉलर लिखता, टॉलेस्ट बॉय, बॉय इन द क्लास है ना, इन द क्लास, ठीक है। ये होगी सुपरलेटिव डिग्री छोटे ग्रुप की। अब छोटे ग्रुप की कंपैरेटिव डिग्री कैसी रहेगी, राजू इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। तो ऐसा छोटे ग्रुप में ना एनी अदर आता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे इज राजू इज द आया ना, इज द टॉलर। पॉजिटिव डिग्री में कैसा आएगा, चल पॉजिटिव डिग्री नहीं, दोनों कंपैरेटिव डिग्री का ही समझा देता, सुपरलेटिव। और यहाँ पर बड़ा ग्रुप में क्या आएगा, तो यहाँ पर लिखेगा राजू इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज इन द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर वन ऑफ का ग्रुप बड़ा रहता है हमेशा। अब इसका कंपैरेटिव में बड़ा ग्रुप कैसा आएगा, राजू इज टॉलर देन मेनी अदर, मेनी या मोस्ट अदर, मेनी या फिर मोस्ट अदर, मेनी अदर स्टूडेंट बॉयज इन द क्लास। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर ये जो यहाँ पर इज द टॉलेस्ट छोटा ग्रुप रहता, तो यहाँ पे एनी अदर आता, और वन ऑफ का बड़ा ग्रुप रहता में मेनी अदर आता है, मेनी अदर। इससे ये सारी चीजें समझना, इसलिए फटाफट यहाँ से ऑप्शन कट गए, एनी अदर नहीं आया, यहाँ निकल गया, ये निकल गया। अब यहाँ पर बहुत उधर नहीं आता। अब यहाँ एनी अदर सिटी, यहाँ पर दिक्कत आ रही थी, यहाँ पे पॉपुलेशन की कंपैरिजन होना चाहिए था, तो वहाँ पे इंडिकेट करने की उसकी ये उसकी, इसलिए करेक्ट आंसर है, ठीक है। शॉर्ट में थोड़ा समझाया मैंने आपको, अलग से सुनना था आपको खाली। करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना है यहाँ पे बच्चों। अब यहाँ पर दो शब्द है, एक है ये कैनवास और एक ये है कैनवास। तो ये कैनवास का मतलब होता है कि प्रचार करना, इलेक्शन के लिए क्या करना, प्रचार, इलेक्शन का प्रचार करना, ऐसा इसका मतलब कैनवास था। इलेक्शन के टाइम पे नेता लोग हाथ घुमाते फिरते ना, रैली वगैरह लेते, स्कूल से कैनवसिंग। तो यहाँ पर कैनवसिंग शूज आर नो लॉन्गर वो, तो ये गलत हो गया, शूज की बात हो रही। द कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैनवस, तो ये यहाँ पर कैनवस ये वाला आना चाहिए था, कैनवस डबल, कैनवस डबल ऐसा आना था, ये सही रहता।
इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों स्टेटमेंट गलत है। बोथ ए एंड बी करेक्ट, दोनों रॉन्ग है। 4 नंबर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड 1 यूज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्राउजर, सीजर और आर्म्स, तो ये तीनों एक जैसे हैं, ये जोड़ी में आते हैं हमेशा। जैसे ट्राउजर हमेशा जोड़ी में रहती है, आर्म्स हमेशा जोड़ी में रहते हैं, जो सीजर रहती है वो जोड़ी में रहती है, इनिंग्स जोड़ी में नहीं रहती यहाँ पे, इसलिए ऑड है यहाँ पे, निकल गई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, पिकिंग हॉल, चूज अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन आइटम्स। इसका मतलब निकालना है आपको। तो मोनिकाज हैबिट ऑफ पिकिंग हॉल्स इन एवरी रिलेशनशिप इज वेरी एग्जाम। तो पिकिंग हॉल्स का मतलब होता है गलतियां निकालना, क्रिटिसाइज करना, उसमें डाउट फाइंड करते रहना हमेशा। तो ये फाउंडिंग फॉल्ट इसका सही आंसर है। पिकिंग हॉल का मतलब होता है कि गलतियां निकालना, नुक्से निकालना, कमीपना निकालते रहना किसी में से भी। तो ये निकिता जो सॉरी मोनिका, इसकी आदत है कि वो दूसरे की रिलेशनशिप में कमियां निकालती, वो बेकार है, वो अच्छा है उसका, ये गलत है। स्पेशलाइजेशन, स्पेशलिस्ट हु केयर एंड ट्रीट फिट, पैरों का इलाज करने वाले को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चिरोपोडिस्ट, चिरोपोडिस्ट बोलते हैं। ऑस्टियोपैथ, जॉइंट्स के डॉक्टर को बोलते हैं जॉइंट्स। ऑस्टियोपैथ मतलब जो जॉइंट्स, हड्डियों के जो जॉइंट्स रहते हैं ना, उसका जो डॉक्टर रहता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोपैथ। ऑर्थोपेडिक, हड्डियों का जो बोन के डॉक्टर रहते हैं उसको बोलते हैं। डर्मेटोलॉजिक, स्किन के डॉक्टर बोलते हैं। इसका आंसर क्या है? चिरोपोडिस्ट, मतलब फिट पैरों का देखते रहते हो, बहुत लोगों को पैरों में जलन होती है या फिर जो भी होता हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन का मतलब होता है कि ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब एक्सपेक्ट नहीं रहता, वो सवाल जोर देने के लिए पूछा जाता या फिर उस चीज की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए जाए। उसमें जवाब एक्सपेक्ट नहीं रहता, आंसर एक्सपेक्ट नहीं रहता, उसमें सिर्फ लोग उस पर जोर देना रहती है वो बात पे, या फिर वो बात पे ध्यान लाना रहता लोगों का, इसलिए ऐसे सवाल किए जाते हैं, सवाल के लिए नहीं किए जाते। तो इसमें से रिटोरिकल क्वेश्चन कौन सा है? शुड अ स्कूल हैव जिम्नेशियम, क्या स्कूल जिम्नेशियम है? यहाँ पर सवाल एक्सपेक्ट नहीं है ना, यही आंसर लग रहा है इसका। शुड अ स्कूल हैव जिम्नेशियम, एक आदमी पढ़ रहा नहीं हुआ, खेल कूद रहा हूँ हमेशा, तो टीचर बोलते नहीं कि स्कूल के ये है, मतलब ये रहता है कि पढ़ाई करो, ऐसा मतलब है उसका, इसलिए इसमें जवाब एक्सपेक्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, हाउ शुड वन कीप वन सेल्फ फिजिकली फिट। ये सवाल है, यहाँ आंसर एक्सपेक्ट है कि कोई कैसे खुद को फिट रख सकता है, तो कैसे रखता है, तो उसके तरीके है खाना खाना, एक्सरसाइज करना, जो भी जवाब आएगा। तो ये प्रॉपर तरीके से इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। दूसरा, इजंट इट शेम टू टॉर्चर द वीक, ये शर्म की बात ही है कि किसी वीक को टॉर्चर करना, यहाँ हाँ शर्म की बात है, तो ये वर्बल क्वेश्चन आ जाता है, ये भी सवाल पूछने के लिए। व्हाट इज डीमोनेटाइजेशन, ये तो सीधा सीधा सवाल है, इसलिए आंसर क्या रहेगा? ये वाला। यहाँ पर आंसर एक्सपेक्ट भी है, यहाँ पर सिर्फ ध्यान देना है कि स्कूल पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई करो, इतना ही बोलना है उसको, तो इसलिए सवाल पूछा गया। के बाद में यहाँ पर चूज करेक्ट सिंपल सेंटेंस और गिवन सेंटेंस, तो ये यहाँ पर 2 सेंटेंस दिए गए, ये वाले, एक यहाँ से यहाँ तक है, एंड तक एक कंजक्शन है, और एक यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस। तो ही फिनिशेस एक्सरसाइज एंड पुट अवे हिज बुक्स, तो ये दोनों को मिला के एक बनाना है। अब एक ही सेंटेंस बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, सादा सेंटेंस, दोनों को मिला के। तो पहले तो ये देखिए कि डबल सेंटेंस कहाँ लिखे है, उसको हम क्या करेंगे, मतलब निकाल के फेंकेंगे। अब डबल सेंटेंस में 2 वर्ब आना चाहिए जब, तो देखो यहाँ पर हैविंग फिनिश हिज एक्सरसाइज ही पुट अवे हिज बुक्स, हैविंग फिनिश, ठीक है, देखते हैं, ही फिनिश हिज एक्सरसाइज बाय पुटिंग अवे हिज बुक्स, ही फिनिश एक्सरसाइज ही पुट अवे द बुक्स स्पाइट ऑफ, अरे टू फिनिश हिज एक्सरसाइज ही पुट अवे हिज बुक्स, ही पुट अवे हिज बुक। Having finished his exercise, he put away his books. ये आंसर है उसका, करेक्ट आंसर कीजिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने सारे क्वेश्चन देखे। मैं आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ है ना जो मैंने सॉल्व किया, ये पूरी पीडीएफ एज इट इज आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से जाके अपने ले लेना। इसके अलावा कुछ डाउट्स होंगे तो पूछते ना, अगले जो लेक्चर रहेगा मेरा, कल जो पेपर सॉल्व कराऊंगा मैं, उसमें वो सारी चीजें ऐड करूंगा। आज थोड़ा मतलब टाइम बहुत हो गया, मैं थोड़ा जल्दी खत्म करने की, उतना एक्सप्लेन नहीं किया मैंने। एक्चुअली यहाँ पर 25 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए 1 घंटा लगेगा हमको, तो बहुत लंबा लेक्चर चला जा रहा है, इसलिए थोड़ा लिमिट में उसको करने की कोशिश की मैंने, बट आगे मैं
थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल के रखूँगा और पूरा एक्सप्लेन करूँगा इसको, क्योंकि वो कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती एक्सप्लेन नहीं करे तो। जैसे डिग्री इतना सौंपा है, सिंपल है उसका आंसर करना, बट मुझे एक्सप्लेन करने के लिए इसको एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए। शॉर्ट में करो तो समझ में नहीं आता, तो मैं आगे और शॉर्ट में सारी चीज़ें कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।